घटना चक्र पुनरावलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग अन्य नदियां देखेंगे और इसके साथ साथ में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में यहाँ से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंधु नदी तंत्र, इसके पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में क्वेश्चन गलत हो गया था। पहले उसको हम सुधार लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो गलती से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो वहां पर हमने बताया था कि तीनों ऑप्शन सही है, जो कि गलत था। इसके लिए हमें माफ करिएगा। इसमें भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, कहां पर है? पूर्व से है। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यही एक मिस्टेक हुई थी पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में जो अन्य नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पहले हम समझ लेते हैं पूरा, कि जो सिंधु नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इसके साथ साथ में वो उसका अपना मुहाना कहाँ बनाती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम भारत को देखें तो भारत के उत्तर में तिब्बत देखने को मिलेगा, और तिब्बत में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। और इसी के पास में यहीं पर राकस ताल या राक्षस ताल, तिब्बत में ही राकस ताल या राक्षस ताल नाम से स्थान है, जो मानसरोवर के पास में है। मान सरोवर के पास में। अब यहाँ से जो चेमायुडिंग ग्लेशियर है, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक तो पूरब में निकल जाती है, पूरब में जाते हुए इसको बोलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो। एक उत्तर पश्चिम में निकल के बहती है, यानी यहाँ पर ऐसे इस तरीके से इसका बहाव होता है यहाँ पर। और यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर जाकर के ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो नदी है इसको ही बोलते हैं सिंधु नदी। इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। और इंडिया में ये दमचौक नाम की जो जगह है वहां से प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से ये प्रवेश करती है इंडिया में। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि इस जगह पर एक माउंटेन, इसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत। काराकोरम यहाँ पर है। और काराकोरम के साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंटेन, जिसको बोलते हैं लद्दाख। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर मिलेगी आपको देखने को जास्कर। यहाँ पर कौन सी है? जास्कर। जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी है ये आपने देख लिया कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। और यहीं पर, यानी ये जो जगह है, इस जगह पर यहाँ पर लेह है। यहाँ पर लेह स्थित है। लेह का मतलब किस साइड में स्थित है? तो दाहिने साइड में लेह स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे एक जो सहायक नदी है वो श्योक है, यहाँ से मिलती है आकर के इसमें श्योक। और यहाँ से आकर के मिलती है जास्कर। ये श्योक रिवर है और ये यहाँ पर जास्कर नदी।
ये कौन सी है? जास्कर। जास्कर नदी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद जब पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तान में पहुंचने के बाद में ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब कुछ और नदियां देखते हैं जिसमें इसके सहायक और नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम कुछ नदियां हैं जो इसमें जाकर के मिलती हैं, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले देखते हैं सतलज के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब और झेलम। देखिए, सतलज का जो उद्गम है वो भारत में नहीं, भारत के बाहर से होता है, यानी राजस्थान से होता है। और यहाँ से जो रिवर है, यहाँ से जिस रिवर का उद्गम होता है वो ये उत्तराखंड। देखिए पहले इसको समझते हैं, उत्तराखंड है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है। तो ये जो सतलज नदी है ये राजस्थान से निकलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, पंजाब से होते हुए सीधा पाकिस्तान में चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है वो भारत में सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो यहीं पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ब्यास नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर ब्यास नदी है, ये हिमाचल से निकलती है और हिमाचल से निकलने के बाद पंजाब में ये हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। ये है ब्यास, ये ब्यास नदी है और यहाँ पर ये सतलज नदी है। सतलज नदी। अब इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है रावी। देखिए रावी भी कहाँ निकलती है? तो ब्यास के उत्तर से यहाँ से निकलती है रावी, और हिमाचल से निकलती है और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद जो निकलने वाली रिवर है उसका नाम है झेलम। देखिए झेलम हिमाचल से ही निकलती है, लेकिन चंद्र और भागा दो नाम से निकलती है। ये जो चंद्र और भागा दो नाम से निकलती है, ये लाहौली स्पीति घाटी है, यहाँ से निकलती है। यानी ऊपर यहाँ पर दो धाराएं होती हैं इसकी, ये भागा धारा होती है और एक चंद्र धारा होती है, और बाद में दोनों मिल जाती हैं और मिल करके फिर ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से सीधा पाकिस्तान में इस तरीके से चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान में ये दोनों, ये नदी चली जाती है यहाँ पर। अब इसके बाद नंबर आता है झेलम का। देखिए झेलम का जो उद्गम है वो शेषनाग झील से होता है। इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से होता है, और शेषनाग झील से होते हुए वुलर झील में मिलती है। फिर वुलर झील से आगे बढ़ते हुए ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। सीमा बना करके ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी, ये जो नदी है इसका नाम क्या है? झेलम। सतलज, ब्यास, फिर ये कौन सी है? रावी। इसके ऊपर कौन सी है? चेनाब। ये कौन सी है? चेनाब। तो आप देख रहे हैं कि जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर में रावी और झेलम आकर के मिलती हैं, और फिर ये चेनाब रिवर क्या होती है? आगे जाकर के सतलज में मिल जाती है, और सतलज रिवर फाइनली ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपने पूरा देख लिया कि किसका उद्गम कहाँ से होता है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं, भारत के बाहर से होता है, और ये इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि सहायक नदी है। और इन पांचों में अगर आप ब्यास देखेंगे तो ब्यास का उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही ये सतलज में मिल जाती है। तो इन चार नदियों में, यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, अगर देखेंगे यहाँ पर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इन नदियों को अगर देखेंगे तो सतलज कहाँ, इसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रवाह आप देखेंगे तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसमें इसका प्रवाह देखेंगे सिर्फ भारत में है, और इन तीनों का प्रवाह देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है।
भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है, ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और ब्यास एकमात्र इसकी सहायक नदी है इन पांचों में जो केवल भारत में है, और ये हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में मिलती है, जो कि पंजाब में ये हरिके स्थान है। यहाँ पर देखेंगे तो हरिके हरिके नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, एक शब्द होता है दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है? दोआब है। अब दो नदियों का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे देखिएगा, सतलज और ब्यास के बीच का एरिया है। जैसे मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ इसमें, कि एक ये हो गया, ये वाला हो गया, एक ये दोआब हो गया यहाँ पर सतलज और ब्यास के बीच में। एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला दोआब जिस तरीके से यहाँ पर, और कुछ इसी तरीके से आप उसको ऊपर वाला देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो दो नदियां हैं, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र उसको दोआब बोलते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जैसे ब्यास और सतलज है, तो आपकी बात हमने कर ली। अब इसमें समझिएगा जो ब्यास और सतलज है, ऊपर हमने वो देखा कि सतलज और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बीस्ट दोआब। उसको बोलते हैं बीस्ट दोआब। इसके बाद में आप देखेंगे ब्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है, ब्यास और रावी के जो बीच का क्षेत्र, उसको बारी दोआब बोलते हैं। इसके बाद रावी और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है, रावी और चेनाब के बीच का क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? रचना दोआब। और लास्ट में चेनाब और झेलम के बीच में जो चेनाब या चेनाब और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? छाछ या छाछ दोआब। यहाँ पर अगर आप देख लें, ये जो हमने बनाया यहाँ पर, ये वाला सतलज और ब्यास के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? बीस्ट। यानी कि ये वाला क्या हो गया? ये है बीस्ट। इसके बाद में बारी, फिर रचना, फिर छाछ। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अच्छा एक बात और है इसमें कि इसको आप याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण के बीच में सबसे ऊपर क्या होगा? सिंध तो सबसे ऊपर यहाँ पर है ही। ठीक है, सिंध तो सबसे ऊपर वहां पर है ही। तो दोआब के बीच में, दोआब के बारे में लोग देख ले, चार दोआब ने देखा। बीस्ट, बीस्ट किसके बीच में है? तो ब्यास और सतलज के बीच में है। बारी, बारी किसके बीच में है? तो ब्यास और रावी के बीच में है। और रचना, रचना किसके बीच में है? तो रचना है रावी और चेनाब के बीच में। और उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में छाछ दोआब है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सीधा। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, देखिए। पहला सवाल इसमें है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में पूछा जा रहा है, प्रणाली संदर्भ में के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में से मिलती हैं। निम्न में से एक नदी कौन सी जो सीधे सिंधु में मिलती है? अभी हमने आपको बताया, जो ये डायग्राम बनाया था उसमें हमने आपको समझाया है कि सतलज रिवर में सब जाकर के मिलती हैं। सब जाने का मतलब क्या हो गया कि पहले हमने क्या बनाया? सतलज, फिर व्यास, रावी, चेनाब और झेलम।
चेनाब और झेलम। इस टाइम मैंने आपको बताया कि जो ब्यास है वो सतलज में जाकर के मिल जाती है, झेलम और चिनाब रावी में मिल जाती हैं, और फाइनली झेलम और रावी चिनाब में मिलती हैं, और फाइनली यहाँ पर चिनाब किसमें मिलती है, सतलज में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं कि रावी और झेलम किसमें मिलती है, चेनाब में, और चिनाब किसमें मिलती है, सतलज में जाकर के मिलने के बाद वो सिंधु नदी में मिलती है, और सिंधु नदी फाइनली कहाँ अपना मुहाना बनाती है, तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं, तो चंद्र और भागा किस क्षेत्र में बहती हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, लाहौल घाटी में। बाद में ये किस नदी किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बाद में इसको चिनाब नदी कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे चिनाब नदी कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए चंद्रभागा फिर चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात करते हैं तो कहता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो सतलज है उसका उद्गम तिब्बत से होता है, और तिब्बत से होने के बाद में वो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट करके भारत में प्रवेश करती है, सिप किला दर्रा के द्वारा, सिप किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। रावी, जब रावी की बात करेंगे तो हमने आपको बताया रावी, ब्यास और चेनाब इन तीनों का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी, ब्यास और चेनाब इन दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है, तीनों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय पार नदी है। तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार से, मतलब कि हिमालय को जो काट करके बाद में प्रवेश की है उसका नाम क्या है, वो है सतलज। अभी हमने आपको बताया गंगा, झेलम और रावी। देखिए झेलम और रावी है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो झेलम का उद्गम जम्मू कश्मीर से, और रावी का उद्गम कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से, जो कि गोमुख के पास उत्तराखंड में। दूध गंगा कहाँ प्रवाह कहाँ होता है, जिसमें दूध गंगा का प्रवाह नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों जगह बहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए पिछला वाली क्लास में हमने आपको समझाया था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन से अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर फिर से एक बार बना लेते हैं मैप। तो इस तरीके से बनाएंगे अगर इंडिया का मैप, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर अरेबियन सी है। देखिए महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहीं पर ऊपर से कौन सी नदी आती है, ये गंगा, और इस साइड से ब्रह्मपुत्र। ये दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। इधर यहाँ पर इस तरीके से, और फिर यहाँ पर पहली, अगर हम पहले की बात करें, यहाँ पर नर्मदा, तापी और लूनी, तीन नदियां हो गए। तो यहाँ पर कहता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा अपना मुहाना बनाती है, तो गंगा बनाती है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तीनों सही है। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी सही है। लेकिन नर्मदा, ताप्ती और या तापी, लूनी कहाँ बनाती है। देखिए लूनी जो है वो कच्छ के रन में विलीन होती है, कच्छ के रन में विलीन होती है, डिसअपियर हो जाती है वहां से। और ये दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं, ये खंभात खाड़ी, खंभात की खाड़ी, और ये खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर में, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब
सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा मुहाना बनाती है, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है, अब देखिएगा, ये तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। बाकी इसमें जितनी नदियां हैं वो सब किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की इसमें सहायक नदियां हैं। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि कृष्णा के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बात और पढ़ लेते हैं। देखिए कृष्णा जो नदी है, इसका अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां पर है, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर। मोहाना कहां पर है इसका, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इसके साथ साथ में इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है, लंबाई है लगभग लगभग 1402 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में आप देखेंगे इसमें लिखी हुई है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। के साथ साथ में मालप्रभा भी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर मालप्रभा जो नहीं है इसको मैं लिख देता हूँ, मालप्रभा, मोशी, दूधगंगा, वरना, या लिखा वरना तो लिखा हुआ है, दूधगंगा, कोयना है, यरला है, पंचगंगा, दूधगंगा है, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हम ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि जो भीमा लिखा, हाँ भीमा लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हगरी रिवर है वो हगरी इसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हगरी किसकी सहायक नदी, जस्ट हम लोगों ने भी पढ़ा ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है तुंगभद्रा की सहायक नदी। भीमा कृष्णा की ही सहायक है। और गोदावरी का उद्गम कहां से होता है, त्र्यंबकेश्वर। मुहाना कहां पर है, बे ऑफ बंगाल। लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पैनगंगा। इसमें क्रम लगाना है उत्तर से दक्षिण। देखिए ये जो उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम लगाना है, इसमें किशनगंगा जो है झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी, और यानी कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा हमको पता है गंगा कहां पर है, उत्तराखंड में। तो एक हो गया, उसके बाद में दो हो गया। फिर आप देखेंगे तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है ये दोनों गोदावरी की सहायक है। अगर आप मैप देखते हैं तो वहां मिलेगा गोदावरी की सहायक है। और अगर मैप देखेंगे तो इस तरीके से रिवर गई हुई है, गोदावरी है यहाँ पर, इसमें इस तरीके से यहाँ पर आकर के रिवर मिली है। तो इसमें पहले आती है वेनगंगा, फिर आता है पेनगंगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। देखिए हिमाचल प्रदेश से बहने वाली कौन सी नदी है, तो एक तो हमें पता है हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, सतलज रिवर है, वो उससे होकर बहती है। दूसरी हमने आपको बताई थी ब्यास का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से हुआ है, रावी का भी उद्गम हुआ है, और चिनाब का भी उद्गम कहाँ से हुआ है, चिनाब का भी उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर क्या कहता है कि से होकर कौन सी बहती है हिमाचल प्रदेश से, तो देखिए सतलज ब्यास, ये तो सही है, केवल सतलज ब्यास, केवल ब्यास रावी, केवल चिनाब रावी, और इसमें सतलज ब्यास रावी, ब्यास चिनाब रावी सतलज यमुना। ठीक है, इन सब का जो प्रवाह है वो सब प्रवाह कहाँ से होता है, वो हिमाचल प्रदेश से होकर बहता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें
पहचानना है कि कौन कौन सी नदी है। देखिए जो पहली नदी है पूरब में, इसको बोलते हैं कोसी रिवर, ये कोसी नदी है। इसके बाद 4 नंबर की रिवर गंडक, 3 नंबर की रिवर घाघरा, और 2 नंबर की रिवर जो है वो गोमती है। गोमती, तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 1 कौन सी है, कोसी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, गोमती। हम्म ठीक है, गोमती दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर घाघरा और गंडक, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाँ, ये हम लोगों ने भी पढ़ा था कि कौन सा दोआब कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो बीस्ट है, बीस्ट किसके बीच में है, तो बीस्ट है ब्यास और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में बीस्ट है यहाँ पर। इधर बारी किसमें आता है, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी में आता है। इसके बाद में रचना, रावी चेनाब, और 4 चिनाब और जेकब, यानी कि 1 3 पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित नहरों में से किससे दामोदर नदी से निकाला गया, तो उसका आंसर सीधा कहा होगा एडन, 65 किलोमीटर लंबी है, जो कि 1938 में इसको निकाला गया था। एडन नहर को 1938 में निकाला गया था और 65 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, वो इंद्रावती है। क्यों, क्योंकि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ये इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सब सहायक नदियां किसकी हैं, ये सब दामोदर की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब ये जो कहा इंद्रावती है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी सहायक नदी है। इसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह होता है, तब जाकर के गोदावरी वहां पर आती है और फिर ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी जिसकी सहायक है। अब दामोदर नदी किसकी सहायक है, ये सहायक है हुगली नदी की। ठीक है, गंगा, गंगा जब बांग्लादेश में रहती है उसको पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। अच्छा सुवर्ण रेखा कहाँ है, सुवर्ण रेखा आप देखेंगे तो मैप में उड़ीसा में आपको महानदी के जस्ट ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अपना हुगली मुहाना कहाँ बनाती है, तो हुगली मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और अपना मुहाना हमने अभी जस्ट बताया कहाँ पे बनाती है, तो ये अपना मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, राजरप्पा की नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो ये दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है। अब यहाँ बढ़िया क्वेश्चन अगला है कि पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी में डाउन वार्पिंग यानी कि निम्नावलन के कारण भ्रंश घाटी बहती है। यहाँ पे देखिए रिफ्ट वैली में बहने की बात करता है। तो देखिए हमें पता है कि रिफ्ट वैली में आपने पढ़ा भी होगा कि 2 नदियां जो कि नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों रिफ्ट वैली में बहते हुए पश्चिम की ओर अरब सागर में मुहाना बनाती हैं, सागर में मुहाना बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर यह क्वेश्चन कहता है कि पूर्व की ओर बहने वाली, तो पूर्व की बहने वाली कौन सी है, दामोदर, दामोदर यहाँ पर मुहाना बनाती है। यमुना, यमुना की जब बात करेंगे तो ये गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक, और सोन भी गंगा की सहायक है। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है, सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, और यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? सबसे प्रदूषित कौन सी है? वो है दामोदर। अब देखिए, गोमती का उद्गम हमने भी बताया कि गंगोत्री यमुनोत्री से होता है। सॉरी, ठीक है, सॉरी, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलहर झील, फुलहर झील से होता है। और ये गंगा की सहायक है, गंगा में मिल जाती है। पेरियार लेक जो है वो अरब सागर में गिरती है, केरल में बहती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, केरल में बहते हुए। और महानदी हमने अभी आपको बताया था सिहावा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में जल मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव होता है? ऐसा इंडिया में लूनी नदी में मिलता है। ये जो लूनी नदी है, इसका उद्गम राजस्थान, इसका उद्गम जो है अरावली के पास से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है, और बाद में फिर ये पहले मीठे पानी की होती है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये खारे पानी की हो जाती है, और अपना प्रवाह कहाँ बना, अपना प्रवाहित होते हुए कहा जाती है, तो कच्छ के रण में विलीन होती है। ये कच्छ के रण में विलीन होती है। साथ में एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसको लवणवती यानी कि साल्ट रिवर भी कहते हैं। साल्ट रिवर भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित का मतलब क्या होगा? भूमि बंधित का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपना मुहाना किसी सागर या महासागर में नहीं बनाती है, वो वहां पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वो है लूनी। क्यों? क्योंकि लूनी जो है वो कच्छ के रन में विलीन होती है। कच्छ का रन, ये विलीन होता है। कच्छ का रन क्या है? ये जो कच्छ का रन है, ये एक दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है जहां पर वो विलीन हो जाती है। और इस तरीके से अगर देखें तो ताप्ती तो क्लियरली है खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, खंबात की खाड़ी में। और ये कहां पर है? ये अरब सागर में, अरब सागर में। कृष्णा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये भी मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल खाड़ी किसका भाग है? ये हिंद महासागर का भाग। और नर्मदा भी कहाँ है? खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, अरब सागर में मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कहता है यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, बिल्कुल भी गलत है। यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है, नहीं। या पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की सहायक नदी है, गलत है। कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है, यही हमने आपको बताया कि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ना कि ये वहां पर अपना मुहाना बनाते हुए सागर में गिरती है। ठीक है। अंतः स्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। देखिए, अंतः स्थलीय अपवाह वो होती है ऐसे रिवर, ऐसे नदियां, ऐसे रिवर्स जो अपना मुहाना किसी सागर में बनाती हैं, नहीं बना पाती हैं, और सागर में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अंतः स्थलीय अपवाह। देखिए, इसको लिख लेते हैं, क्या है अंतः स्थलीय अपवाह का मतलब? ये हुआ रिवर्स डू नॉट रीच, रिवर्स डू नॉट रीच डू नॉट रीच ऑन द ओशियन, ऑन ओशियन और सी, बट empty empty their water in a lake or an inland sea। मतलब कि ऐसी रिवर
जो कि किसी ओशियन या सी तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो अपने आप को अपना जो पानी है वो किसी लेक में, किसी झील में या किसी इनलैंड सी में गिरा देती है। तो माही नदी जो है वो तो साफ साफ हमें पता है कि आपने पढ़ा होगा कि जो माही नदी है ये कहाँ पर मुहाना बनाती है, तो खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, खंबात की खाड़ी में। घाघरा गंगा में मिलती है, कृष्णा वह बंगाल में मुहाना बनाती है, नर्मदा जो है वो खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर, तो घाघरा ही ऐसी नदी है जो सीधा किसी ओशन में या किसी सी में नहीं गिरती है, बल्कि ये गंगा में जाकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में बिहार, वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो हम सबको पता है कि आप अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जो फेमस रिवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम कोसी रिवर है, उसको बिहार का शोक भी कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ फोर्स इसको कहा जाता है, जाना जाता है। कौन सा ऐसी नदी जो बहुत ज्यादा अपना पथ परिवर्तित करती है? वो है आपकी सोन नदी। ये कहां पर है? बिहार में है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, गंडक और गोदावरी, सॉरी सोन, ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ये तो हमें पता है, ये कौन कुख्यात है? तो कोसी नदी कुख्यात है। खाड़ी नदी जिस आबोहवा तंत्र का अंग है वह है, कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी। देखिए, खाड़ी नदी जो है वो चंबल की सहायक है, ये चंबल की सहायक है। एक डायग्राम मैंने आपको बनाया था, बना के दिखाया था, शायद याद होगा कि इस तरीके से उस गंगा बहती है, ये गंगा है, गंगा में यहाँ पर यमुना मिलती है, यमुना, और यमुना में ही कुछ इस तरीके से चंबल मिलती है, ये चंबल है। और चंबल के साथ नदी कौन सी है? खारी नदी। तो चंबल, खारी चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में नहीं मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा कहाँ जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसलिए इनडायरेक्टली देखेंगे तो जो खारी नदी है वो भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? देखिए, यमुना का तो हमें पता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है, इसका उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से होता है। और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी भी पता हमें है कि इसका उद्गम ग्लेशियर से ही होता है। अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर। और मंदाकिनी का चौराबाड़ी, चौराबाड़ी कहां पर है? केदारनाथ, यहाँ से होता है। लेकिन कोसी जो है, कोसी का उद्गम तीन नदियों के, तीन नदी की धाराएं होती हैं उनको मिलने से होता है, शून, अरुण और साथ में तमोर, इनके मिलने से होता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ए बी सी यानी यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी, इन तीनों का उद्गम तो ग्लेशियर से होता है, लेकिन कोसी का तीन नदियों के संगम से होता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का, किस नदी पर निर्मित है? तो अभी हमने और पढ़ा कि गंडक, इसका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में उत्तर से दक्षिण लगाना है। इसमें उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या होगा? सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? हमने अभी जस्ट जो मैप बनाया था उसमें बताया था कि सबसे ऊपर कौन सी है? श्योक है। ठीक है।
श्योक के जस्ट नीचे कौन सी थी? जास्कर। फिर स्पीति, और फिर कौन सी होगी? सतलज। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। संथान संथाल परगना में लगने वाला दुमका का दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर है। मयूराक्षी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। केन बेतवा जो नदी परियोजना है उसमें, इसको 25 अगस्त 2005 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है किस पर? बेतवा नदी पर। ध्यान रखिएगा कि बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना लागू की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाएगा? बेतवा नदी पर बनाने वाला कौन सा है? राजघाट बांध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी, चंबल यमुना के साथ, चंबल नर्मदा के साथ नदी है, सही है पहला। पहला क्या है? सही है। सोन यमुना की, गलत। मानस ब्रह्मपुत्र, यानी कि एक और तीन सही है। ठीक है, सॉरी, चंबल जो है वो नर्मदा की नहीं है, चंबल है यमुना की, और सोन है गंगा की। मानस ब्रह्मपुत्र ने केवल तीन सही है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक, तो काली नदी दक्षिण भाग में नहीं है, आपको याद होगा उत्तर भारत के उत्तरी हिस्से में बहने वाली है, गंगा की सहायक नदी है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। फिर दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी है। ए गलत है तो आठ तो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब। महात्मा गांधी सेतु कहां पर स्थित है? बिहार में। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत स्थल में नहीं है? तो अभी हमने शुरुआत में बताया था आपको, जब पढ़ाया तो बताया था, वो मैप बनाया था, क्या बताया? सतलज। इसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत के बाहर से, तिब्बत से। ये तीनों सतलज का तो नहीं है, ब्यास, रावी, चेनाब, इन तीनों का उद्गम हिमाचल प्रदेश इंडिया से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, कलास्रोत मानसरोवर के पास निकट राकस्थल झील से होता है और प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। कपिली जिसकी सहायक नदी वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, पढ़ाया था मैंने। कोसी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। और गंडक किसकी सहायक नदी है? वो भी गंगा की सहायक नदी है। ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये भी गंगा की सहायक नदी है। सम्मिलित कीजिए, मिलाने के लिए आ गया कि नदी, सहायक नदी और नदी के, देखिए गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। कृष्णा की भीमा। ठीक है, गोदावरी मंजीरा, और यमुना की केन। तो A4B3 डी ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, देखिए हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? ये भी हमें पता है, भीमा।
यमुना की चंबल और गोदावरी की इंद्रावती। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला। इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी ऐसी है इसमें, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, इसका उद्गम राजस्थान से ही होता है। पार्वती नदी राजस्थान में नहीं बहती है, जवाई राजस्थान में बहती है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मोहना इसका खंबात की खाड़ी में होता है। और इसके बारे में जो खास बात है, ये एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। ये पार्वती नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में उद्गम होता है और चंबल की सहायक है ये। चंबल की सहायक। चंबल की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगंगा की सहायक नदी किसकी है? तो झेलम की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो जो मुंबई की मीठी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये बिहार झील से निकलती है। फिर क्वेश्चन है मैच करने के लिए उद्गम क्षेत्र और उसके साथ साथ में कौन सी नदी है। देखिए ब्रह्मगिरी, कावेरी, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा और वेरीनाग से झेलम। 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? देखिए भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? चंबल। और इसके साथ मैंने अभी बताया था कि भ्रंश घाटी में 2 और नदियां बहती हैं, इसमें गोदा वो नर्मदा और ताप्ती। चंबल ये विंध्य से निकलती है और यमुना की सहायक है और बैडलैंड का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन करती है जिससे बैडलैंड बनता है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन बनता है जिससे वो करती है, जिससे बैडलैंड बनती है, खड्ड भूमि बनती है। गंडक और रामगंगा ये दोनों किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला मैच करना है। मैच करने के लिए नदी और सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी, दामोदर और कावेरी। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो भवानी कावेरी की सहायक नदी है। उसके साथ साथ में शिवनाथ देखेंगे तो महानदी की सहायक नदी है। बाराकर जो है दामोदर की है और पेनगंगा वर्धा की है। आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो पेनगंगा है वो किसकी सहायक नदी है? वर्धा की। तो लेकिन वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? A2B3, A2B3 यही होगा इस हिसाब से आंसर। बट इसमें स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो पेनगंगा है इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है और यह वर्धा में जाकर के मिलती है। बाद में क्या होता है? पेनगंगा और वर्धा दोनों प्राणहिता में मिलती हैं और प्राणहिता गोदावरी में मिलती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उप सहायक नदी है। मतलब कि ये गोदावरी में सीधा नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन वैसे तो एग्जैक्टली कोई नहीं सही होगा, लेकिन ऑप्शन इस हिसाब से जो इसमें चूज करना है तो हम भी ऑप्शन फिर चूज करेंगे और कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है।
तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इतने ही क्वेश्चन है कि 40-50 जो भी क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम में नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछा जाते हैं। अगला जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, हम इसी वीडियो में देख लेंगे। 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी छोटा टॉपिक है, इसी में देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित जो शहर है कि कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लिस्ट दी गई है। गंगा के किनारे, यमुना किनारे भागीरथी, मूसी, कृष्णा, गोदावरी, झेलम, सिंधु, सतलज, साबरमती, गोमती, ताप्ती, स्वर्णवती, इस तरीके से बहुत सारी नदियों के बारे में दिया है। तो एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में जो शहर आते जाएंगे हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। तो इसमें जितने भी शहर हैं उनमें कानपुर सबसे बड़ा शहर गंगा नदी किनारे। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर कपड़ा उद्योग भी है और इसका साथ में चमड़ा उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक ठीक। ये नहीं, प्रयागराज, सॉरी, प्रयागराज जो है वो सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना तो बिहार में है, वो उत्तर प्रदेश का है नहीं, उत्तर प्रदेश में है नहीं। वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है और कानपुर भी उत्तर प्रदेश में। ये 3 उत्तर प्रदेश के शहर हो गए और ये बिहार का शहर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। यहाँ पर कौन सी बात कर रहा है? गंगा किनारे नहीं स्थित। देखिए, फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों गंगा के किनारे स्थित है। इसमें उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है। उत्तरकाशी कहां पर है? तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। गंगा किनारे किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, इनको जरा देख लिया जाए। अभी हमने पढ़ा इसके किनारे कौन कौन शहर स्थित है। तो हरिद्वार स्थित है। ठीक है, हरिद्वार। हरिद्वार स्थित है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो बिजनौर, कन्नौज, ऋषिकेश, ऋषिकेश, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर, प्रयागराज, इसके साथ साथ में छपरा, गाजीपुर, छपरा, हाजीपुर, सोनपुर, भागलपुर, ये सब इसके किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। झेले अवस्थित है, हमने अभी बताया था जब स्टार्टिंग पढ़ा था, सिंध नदी के दाहिने तट पर, दाएं तट पर है ये। ठीक है, यानी कि हमने बताया था से ये इस तरीके से सिंध नदी का बहाव था। यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर मैंने बताया था यहाँ पर ऐसे ले है, यानी कि दाहिने साइड में ले। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गोरखपुर, राप्ती करेक्ट है। लुधियाना, रावी करेक्ट है। तो लुधियाना रावी पर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लुधियाना सतलज के किनारे है। सतलज के किनारे है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। और जबलपुर, नर्मदा और सूरत, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा गलत है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा गलत है। तो पहला है कोटा, चंबल सही है। भुवनेश्वर महानदी नहीं, महानदी के तट पर नहीं है। जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें जबलपुर, नर्मदा बिल्कुल सही है। हैदराबाद, कृष्णा नहीं है, हैदराबाद मूसी रिवर पर है। कृष्णा के सहायक है मूसी रिवर पर। चंबल, कोटा और नासिक गोदावरी सही है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है, अहमदाबाद, साबरमती, कृष्णा नदी पर हैदराबाद, यही गलत है। अभी हम लोगों ने देखा ये किस पर है, तो मूसी रिवर पर। बाकी इसके ऑप्शन में नासिक, गोदावरी और कोटा, चंबल। अब मैच करने के लिए आ रहा है, कटक, लुधियाना, उड़ीसा, नासिक और उज्जैन। देखिए अगर आप इसमें बात करें कि उज्जैन तो छिपरा पे है, कटक महानदी पर है, नासिक गोदावरी, सतलज में, सतलज पर लुधियाना, यानी A3B4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जा रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि अहमदाबाद, साबरमती सही है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है लखनऊ, गोमती, ये भी सही है। भुवनेश्वर महानदी, ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है, भुवनेश्वर महानदी नहीं है। ठीक है, उज्जैन छिपरा ये सही है। उज्जैन छिपरा के तट पर है। ठीक है, नर्मदा के तट पर कौन है, अभी देखा हम लोगों ने, जबलपुर। और गोदावरी, गोदावरी के किनारे कौन है, इसके बारे में हमने अभी देखा था। तो गोदावरी के किनारे नासिक, नासिक के साथ साथ में कौन है, नांदेड़, और इसके साथ साथ में कौन है वहां पर, राजमुंदरी। और चंबल के किनारे कौन सा है, तो हमें आपको पता है कि चंबल के किनारे कोटा स्थित है, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बैतूल, जबलपुर, जगदलपुर, उज्जैन। उज्जैन छिपरा, जबलपुर नर्मदा, बैतूल ताप्ती और जगदलपुर इंद्रावती। A4B1, C2D3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी के तट पर अवस्थित नहीं है। गोविंद घाट मंदाकिनी के तट पर अवस्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी ये मंदाकिनी किनारे अवस्थित है, लेकिन गोविंद घाट, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पर क्या है कि पंढरपुर, चंद्रप्रभा सही है, तिरुचिरापल्ली, कावेरी बिल्कुल सही है, हम्पी, मालप्रभा। अब देखिए जो हम्पी है वो मालप्रभा नहीं है, तुंगभद्रा के किनारे है। तुंगभद्रा के किनारे, इसलिए इसका आंसर A1 और 2 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। यह विजयवाड़ा साम्राज्य की राजधानी थी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम बसा हुआ है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, छोटा टॉपिक था। आपने देखा कि कुछ ही शहर हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा उस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, चंबल, सॉरी, प्रपात और झीलें हम पढ़ेंगे कि वाटरफॉल और लेक्स कौन कौन सी हैं। वाटरफॉल लेक्स कौन कौन सी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन सी लेक कहाँ पे है, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।